Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के बारे में और सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की कुछ असम्पशंस के बारे में, और किस तरीके से सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को अटेन किया जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी के आगे का एक्सटेंशन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो आपकी क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे आपका एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट दोनों डिटरमाइन होते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि क्लासिकल्स ये मानते थे कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल, आपका आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल वहाँ पे डिटरमाइन होता है जहाँ पे आपकी लेबर मार्केट, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, तीनों मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी तीनों मार्केट्स इक्विलिब्रियम में होंगी, वहीं पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अटेन होगा। जो आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है, वो डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड द डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर द लेबर इन द इकोनॉमी। तो इसको हम लोग अब अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर आपका कैपिटल स्टॉक दिया गया है, टेक्निकल नॉलेज दी गई है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, तो ये जो होते हैं ये सब फंक्शन होते हैं किसके? टोटल आउटपुट के। तो टोटल आउटपुट का फंक्शन है आपका कैपिटल स्टॉक, टेक्निकल नॉलेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये आपके नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका कैपिटल स्टॉक है और जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, अगर हम उन दोनों को, वो दोनों कांस्टेंट हैं, आपका कैपिटल स्टॉक और टेक्निकल नॉलेज आपकी कांस्टेंट है, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। इट मीन्स कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका टोटल आउटपुट भी इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स दैट विद द फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक एंड फिक्स्ड टेक्निकल नॉलेज, ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक है के से और ये आपकी टेक्निकल नॉलेज है टी से, द नंबर ऑफ, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, द टोटल आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे, आपका टोटल आउटपुट भी इंक्रीज होगा। लेकिन ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स का इंक्रीज होने से टोटल आउटपुट का इंक्रीज हो रहा है, ये आपका एक लेवल तक ही इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आता है, दैट मीन्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे आपके जब ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगे, जैसे कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हुए, वो इंक्रीज होंगे तो आपका आउटपुट टोटल इंक्रीज होगा। लेकिन जब आपका ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स का जो इंक्रीज है, ये एक पॉइंट के बाद, जब ये मोर नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, तो उसके बाद आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा, बल्कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू लेबर स्टार्ट होने लगेगा। तो ये कैसे होता है, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपकी तीन मार्केट्स है, उनमें जब आपका इक्विलिब्रियम होगा तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अटेन होगा। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेबर मार्केट के बारे में। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आपका लेबर मार्केट से, क्योंकि मैंने आपको बताया एक लेबर मार्केट है, सेकेंडली आपकी गुड्स मार्केट है एंड थर्डली आपकी मनी मार्केट है। जब इन तीनों मार्केट में आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी भी अचीव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेबर मार्केट को। ये है आपकी लेबर मार्केट। तो स्टूडेंट्स, लेबर मार्केट में जो आपका इक्विलिब्रियम है, वो डिमांड फॉर लेबर पे और सप्लाई ऑफ लेबर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो जो आपकी डिमांड फॉर लेबर है, वो इन टर्न किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपकी एज मोर लेबर आर एम्प्लॉयड। जैसे जैसे आपके ज्यादा से ज्यादा लेबर एम्प्लॉयड होंगे, जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपके ज्यादा से ज्यादा लेबर एम्प्लॉयड होंगे, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम होती जाएगी। जो डिमांड फॉर लेबर है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ वेज रेट, दैट इज W/P।
जो डिमांड फॉर लेबर है ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट है, दैट इज W/P, और सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट है, दैट इज W/P। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया है कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है दैट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द वेज रेट एंड डिमांड फॉर लेबर इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द वेज रेट। इसके बाद जहां पर बोथ द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पर भी आपके डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब जो भी आपके ये जो वेज रेट दिया गया है, तो जहां पर भी आपका डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर मीट करेंगे वही आपका इक्विलिब्रियम लेवल का पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे लेबर, यहाँ पे रियल वेज रेट। अब आपका जो डिमांड फॉर लेबर है डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट है, और जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट है और डिमांड फॉर लेबर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट है, जहां पे ये दोनों मीट करेंगे। ये आपका वेज रेट यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है, दैट इज W/P। ये आपका वेज रेट है W/P, और यहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स आपके फुल एम्प्लॉयड है, तो लेबर का एम्प्लॉयमेंट है, ये आपके फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है लेबरर्स का, जो कि आपका NF से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं कि आपकी जो सप्लाई है वो ग्रेटर है, मतलब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, और यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब आपकी डिमांड जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई है, तो यहाँ पे आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, यहाँ पे डिमांड आपकी ज़्यादा है सप्लाई से, और ऊपर वाली सिचुएशन है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सप्लाई आपकी ज़्यादा है और डिमांड आपकी कम है, तो यहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, और यहाँ पे आपकी एक्सेस डिमांड है। और ये जो पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों मीट कर रहा है, और ये W/P आपका वेज रेट है। ये वेज रेट आपका बढ़ भी सकता है, और ये वेज रेट आपका कम भी हो सकता है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने वेज रेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया और यहाँ पे वेज रेट आपका डिक्रीज हो गया। Thus, we can say that both the demand for and supply of labor are the functions of real wage rate. The intersection of point E of demand for labor and supply of labor curves at W/P wage rate determines the full employment level at ONF. ये आपका full employment level है ONF। तो ये स्टूडेंट्स हमने देख लिया लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम को। अब हम पढ़ेंगे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को। तो स्टूडेंट्स जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है, तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम आपका वहां पे डिटरमाइन होता है जहां पे आपकी सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। तो सेविंग जहां पे इक्वल है आपके इन्वेस्टमेंट के, वहां पे आपके गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है, क्योंकि जहां पे आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है वहीं पे आपकी टोटल डिमांड भी टोटल सप्लाई के इक्वल है। तो ये आपकी टोटल, यहीं पे आपकी टोटल डिमांड जो है वो टोटल सप्लाई के इक्वल हो रही है, तो इसीलिए सेविंग जहाँ पे इक्वल है इन्वेस्टमेंट के, वहीं पे आपके गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। यहीं पर आपकी इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है। अगर मान लीजिए इसमें कोई भी डाइवर्जेंस होता है, दैट मीन्स टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो है इक्वल हो रहे हैं, आप ये भी बोल सकते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपके यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ भी डाइवर्जेंस होता है तो वो कैसे कंट्रोल होता है? अगर कोई भी डाइवर्जेंस है तो दैट इज maintained by, the divergence is maintained by rate of interest। तो कोई भी अगर आपका डाइवर्जेंस होता है इसमें,
दैट मीन्स अगर आपकी सेविंग इंक्रीज हो रही है या आपका इन्वेस्टमेंट फॉल हो रहा है तो वो किससे सही होगा, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि सपोज आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेटर हो गया सेविंग से, सपोज आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है सेविंग से, यहाँ पे स्टूडेंट्स डाइवर्जेंस जो है मेंटेन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो जो सेविंग्स है, सेविंग्स का जो रिवॉर्ड होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड इन रिटर्न ऑफ सेविंग्स, और सेविंग्स जो है इट इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिवॉर्ड है सेविंग्स का, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस द सेविंग्स इंक्रीजेस, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स सेविंग्स फॉल्स। इसी तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेशनशिप देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉल्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वर्स रिलेशन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेविंग के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर आखिर गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम में कोई भी डाइवर्जेंस होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रेटर हो गई सेविंग से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं अब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर हो गया सेविंग से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेविंग से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे तो सेविंग्स आपकी इंक्रीज हो जाएंगी और इन्वेस्टमेंट आपकी फॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके दोनों वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर सपोज एक सिचुएशन में ग्रेटर है सेविंग से इन्वेस्टमेंट, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा। तो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो उससे आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करेंगे, और ज़्यादा सेविंग्स करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट पहले ज़्यादा था सेविंग से वो सेविंग के इक्वल आ जाएगा। ये मैं आपको पिछले वाली स्लाइड जो पिछले वाली वीडियो में जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट का था उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अटेन हो जाएगा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में। इसको मैं आपको पिछली बार डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, तो स्टूडेंट्स थर्ड इज योर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। हमने लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जो है आपका ये बेस करता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि कहता है MV इज इक्वल्स टू PT, जो बोलता है MV इज इक्वल्स टू PT। तो स्टूडेंट्स मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में आपका जो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है ये बेस्ड होता है ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि कहता है MV इज इक्वल्स टू PT। दैट मीन्स दैट द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ मनी। जो जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी का वो डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ मनी पर। कैसे डिपेंड करता है, ये MV इज इक्वल्स टू PT में आप क्लियरली देख सकते हैं। जो M है आपका, ये आपका यहाँ पर आपका जो M है ये आपकी सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बता रहा है, एंड सेकेंड इज योर velocity of circulation of money. V is your velocity. M is equals to money supply, the supply of money in the economy. V is the velocity of circulation of money. The velocity of circulation of money means that number of times the money changes hands. इसका मतलब ये है कि जो आपकी मनी है वो जितने टाइम्स आपके हैंड चेंज कर रही है इकोनॉमी में, one person to other person, that is called as velocity of circulation of money. So this is your money supply, this is velocity of circulation of money. This P is your price level. P is your price level in the economy, and T is your total output. T is equals to total output. P is your price level. तो हम ये अज्यूम करते हैं यहाँ पे अगर हमने V और T को कांस्टेंट मान लिया तो change in the general price level in the economy depends on the supply of money. That means that change in the supply of money, this is your supply of money M. The change in the supply of money causes a proportional change in the price level in the economy. तो अगर आप मनी सप्लाई में चेंज करेंगे तो प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी में भी प्रोपोर्शनल चेंज आएगा। जितना चेंज इसमें आ रहा है उतना ही चेंज इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपका मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, दोनों के बीच में इक्वल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं जो प्राइस है ये फंक्शन है आपका मनी का। तो
प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देख लिया, चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी कॉजेस प्रपोर्शनल चेंज इन द प्राइस लेवल। ये हो गया आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमने तीनों मार्केट का इक्विलिब्रियम देख लिया। तो स्टूडेंट्स, जो आपका लेबर मार्केट है, जो आपका गुड्स मार्केट है और जो आपका मनी मार्केट है, ये तीनों मार्केट में जहां पर भी इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पे आपका साइमल्टेनियसली जब इन तीनों मार्केट्स में इक्विलिब्रियम होगा तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी भी अटेन हो जाएगा। सो इन द क्लासिकल थ्योरी द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस in labor, goods and money markets of the economy. The forces of demand and supply in these markets will ultimately bring full employment in the economy. तो क्लासिकल थ्योरी में जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो आपका लेबर, गुड्स और मनी मार्केट में होता है, और जो भी फोर्सेस होती है डिमांड और सप्लाई की इन मार्केट्स में वो आपकी अल्टीमेटली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इकोनॉमी में लेकर आती हैं। तो उससे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी का आता है। नाउ अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। जो कीन्स थे, जेएम कीन्स, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। तो उन्होंने किन किन पॉइंट्स पे उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कीन्स की थ्योरी के बारे में। उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी दी है, कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि क्लासिकल थ्योरी की क्या क्रिटिसिज्म्स हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म है इसका, द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इट मीन्स जो कीन्स थे, कीन्स का कहना था कि जैसे कि क्लासिकल्स भी मानते हैं कि हमेशा देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी एंड दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन एंड एनी डेविएशन फ्रॉम इट इज अ एबनॉर्मल सिचुएशन। तो ये ट्रू नहीं है। दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ऑलवेज एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। कभी भी आपका इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अटेन नहीं होता है, बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपका होता है। दैट मीन्स द assumption of full employment as unrealistic, the assumption of full employment as unrealistic, and he said that the general equilibrium in the economy is attained at underemployment level in the capitalist economy. Situation of capitalist economy is that of underemployment and is not of full employment. उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड इज रेफ्यूटेशन ऑफ सेल्स लॉ। कीन्स का कहना था कि सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड, बल्कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, सेल्स लॉ कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जबकि कीन्स ने बोला था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। कैसे? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो इकोनॉमी में आपकी इंक्रीज होती है तो जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, और उनके प्रोडक्शन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर एंड मोर पीपल है वो भी होने लगता है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपकी जो डिमांड के बढ़ने की वजह से फर्म का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और आउटपुट बढ़ रहा है और आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो जो वो कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, उसको उन्होंने रेफ्यूट कर दिया। उन्होंने उस चीज़ को कहा कि ये बिल्कुल सही सिचुएशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जो कीन्स थे उनका मानना, जो सेज था, सेज लॉ ऑफ मार्केट में सेज ने बोला था कि जो इकोनॉमी है वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेती है, सेल्फ करेक्ट कर लेती है। डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की हेल्प से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में जनरेट हो जाता है। लेकिन कीन्स ने इसी पॉइंट को क्रिटिसाइज किया, और कीन्स का कहना ये था कि सेल्फ एडजस्टमेंट इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है, बल्कि जब भी कोई डेविएशन होता है एम्प्लॉयमेंट लेवल से या इक्विलिब्रियम लेवल से इकोनॉमी में कोई भी डेविएशन होता है, इट मीन्स कि आपका इक्विलिब्रियम में कुछ भी डेविएशन होता है अगर, तो जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर करना पड़ता है मार्केट में। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो वही करेक्ट कर सकती है उस डिस इक्विलिब्रियम को इकोनॉमी में, और फिर से वापस इक्विलिब्रियम लेवल तब आ पाता है, जबकि सेल्फ करेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये
कीन्स ने कहा था, क्योंकि कीन्स की थ्योरी में आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कीन्स ने। तो यहाँ पे आपका जो स्टेट इंटरवेंशन है, जो गवर्नमेंट का रोल है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट इंटरवेंशन। तो जो स्टेट इंटरवेंशन है वो आपकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आपकी एम्प्लॉयमेंट, जो आपकी इकोनॉमी है उसमें इक्विलिब्रियम को वापस लाती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सप्लाई और डिमांड है, तो डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है। और सेल्फ एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो कीन्स थे उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रिजेक्ट किया। दैट मीन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में आपने देखा था किस तरीके से मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है। मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को ये बोला था कि मनी सप्लाई डज नॉट नेसेसरीली लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस। मनी सप्लाई डज नॉट necessarily leads to increase in prices। तो जो आपके कीन्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को। उन्होंने ये बोला है कि मनी सप्लाई डज नॉट नेसेसरीली लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस, कि मनी सप्लाई में इंक्रीज होने की वजह से आपका जरूरी नहीं है कि जो आपके प्राइसेस है उनमें भी इंक्रीज हो। इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बोलती है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। उसके बाद नेक्स्ट इज लॉन्ग रन एनालिसिस इज अनरियलिस्टिक। तो स्टूडेंट्स जो कीन्स थे, कीन्स का मानना, अकॉर्डिंग टू कीन्स, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। जो कीन्स थे वो ये कहते थे कि लॉन्ग रन में वी ऑल आर डेड। जो भी इक्विलिब्रियम या जो भी मार्केट की कंडीशंस हैं वो सब हमें स्टडी करनी होती है शॉर्ट रन में। हिज एनालिसिस वाज ओनली कन्फाइंड टू द शॉर्ट रन एनालिसिस। हिज एनालिसिस वाज ओनली कन्फाइंड टू द शॉर्ट रन पीरियड। जो भी कीन्स ने अपना एनालिसिस किया था वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए था, और लॉन्ग रन में कीन्स मानते थे कि वी ऑल आर डेड। जबकि जो क्लासिकल्स की थ्योरी है ये लॉन्ग रन के ऊपर बेस्ड है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कंडीशन है, लॉन्ग रन की कंडीशन है, और ये मानती है कि सेल्फ एडजस्ट कर लेती है इकोनॉमी अपने आप को लॉन्ग रन में, और लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है। ज़्यादा टाइम तक डेविएशन इकोनॉमी में नहीं रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से। तो कीन्स ने लेकिन ये सबको अनरियलिस्टिक बताया था। तो स्टूडेंट्स ये हमने कीन्स के कुछ क्रिटिसिजम्स पढ़े क्लासिकल थ्योरी के, क्योंकि कीन्स ने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद केनीजियन ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपनी दी, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि कैसे क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल्स विद द क्लासिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हमने आज स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स whenever I upload a new lecture. And for more information and flowcharts you can visit my Instagram page, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So thank you class and keep learning.